बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले महंगाई के हवाले से बात करेंगे। एक तरफ पेट्रोल जो कि ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर चुका है, दूसरी जानिब बिजली के नरखों में भी 10 रुपये इजाफे की जो समरी है वो इस्लामाबाद को मौसूल हो चुकी है। और अब ये देखना होगा कि क्या ये जो 10 रुपये इजाफा है इसके बाद जो बिजली महंगी होगी उससे आवाम पर महंगाई का कौन सा बम गिरेगा। साथ साथ आपको भी बताते चलें कि ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी जिन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था और उसके बाद जो टिम्बर मार्केट की बिजली मुनक़ता की गई थी, उन्होंने गिला किया कि जी 2 दिन की हड़ताल और इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से किसी अरबाब इख्तियार की जानिब से कोई रब्ता नहीं किया गया, कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए। और अब भी जो है वो कारोबार की सूरत हाल बहुत बुरी है, जिसकी वजह से बिजली ना होने की वजह से जो है टिम्बर मार्केट का कारोबार जो है वो रुका हुआ है। दूसरी जानिब नाजरीन, मुल्क में न सिर्फ पेट्रोल बिजली बल्कि अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। चीनी की कीमतों में इस कदर इजाफा है कि अब वो डबल सेंचुरी को जो है ना वो क्रॉस करने वाली है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि आम अफराद जो कि मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए अब ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ तो तमाम ये चीज़ें हैं, दूसरे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़ई की जो कि गुलशन हदीद में वाक़ई एक स्कूल में पेश आया, जो अनरजिस्टर्ड स्कूल था, जहाँ से कुछ CCTV फुटेजेस, नाज़िबा CCTV फुटेजेस जो हैं वो पुलिस को दी गई, जो लीक भी हुई। और इस वजह से ये जो चीज़ें मंजर आम पे आईं तो उसके बाद स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और CCTV कैमरा जिसने नस्ब किया था उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तहक़ीक़ात जारी हैं। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से भी एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि तहक़ीक़ात के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर, इन तमाम लोगों ने, IG सिंध ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। मेरा नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हमारे चीफ़ रिपोर्टर हैं जनाब बिलाल अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। और नाज़रीन, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शर्जील गोपलानी साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के वक्त जी, थैंक यू। बिलाल साहब क्या कहते हैं सर, ये ताजिर रहनुमाओं ने, आप चूँकि ख़ास तौर पे ट्रेड एंड इंडस्ट्री पे गहरी नज़र रखते हैं सर, ये इतना एहतजाज हो रहा है और पहली दफ़ा ऐसा है कि इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, ताजरों की जानिब से जो है वो हड़तालें की जा रही हैं, सियासी जमातें भी साथ दे रही हैं। क्या समझ रहे हैं सर, कोई फ़र्क पड़ेगा या ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी? देखिए जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि बात करना हमारा एक जिम्मेदारी है, खबर देना हमारी जिम्मेदारी है तमाम हालात और वाक़यात की। आपको भी पता है कि पिछली हुकूमत जो साबका थी, यानी कि PDM की हुकूमत, उसने IMF से एक डील किया और इस IMF के डील को उन्होंने कहा कि जनाब अली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। अब वो डिफ़ॉल्ट से बच तो गया, लेकिन उनके मुआहदे क्या थे वो आज तक मंजर आम पे नहीं आए। उसके मंजर आम पे ना आने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जाने के बाद जो है अब ये सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है कि उन्होंने वो सारे कारनामे जो कि अपने दौरे हुकूमत में करना चाहिए था उन्होंने निगरान हुकूमत में फिक्स कर दिया कि निगरान हुकूमत आते ही उन्होंने 17 रुपये जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, आपके 20 रुपये डीजल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी और मजीद बिजली की कीमत, जैसे कि आप अभी अर्ज भी कर रहे थे और हमारे पास भी ये रिपोर्ट है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नेपरा को 10 रुपये 43 पैसे मजीद बिजली की महंगा करने की इजाज़त मांगी है। अब वो नेपरा अवामी मतलब की अदालत लगाएगी और उसके बाद फैसला होगा क्या होता है। अब 10 रुपये 43 पैसे बनाते हैं या 5 रुपये करते हैं लेकिन नहीं पता। लेकिन सूरत हाल ये कि ये जो ताजिर या हमारे जो SMEs खास तौर पे, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, मैन्युफैक्चरर सेक्टर जो है वो इससे बिल्कुल लाताल्लुक है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अगर इनकी हड़ताल की हिमायत की तो वो इस खौफ से कि सितंबर में उनके इलेक्शन है और इलेक्शन में उनके पास सबसे ज्यादा जो अराकीन की तादाद है वो SMEs की है, तो SMEs नाराज ना हो जाएं। वरना कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये तारीख रही है कि कभी भी छोटे और दरमियानी ताजिरों को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने सपोर्ट किया। अब बात ये होती है कि आप क्या करें, ये ताजिर जो SMEs हैं, ये जो इन्होंने हड़ताल की 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, कुछ भी नहीं होगा। आज भी शर्जील गोपलानी साहब का एक बयान आया, इसके अलावा काशिफ चौधरी होते हैं मरकजी ताजरान के जो लाहौर से होता है, उनका भी ये आया कि हुकूमत की तरफ से कोई भी मतलब ये कि कोई वो नहीं। शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जरा चलते हैं। शर्जील साहब क्या कहेंगे सर, हड़ताल हुई, बाकायदा शटर डाउन
कामयाब हड़ताल रही, कुछ ताजरों ने गिला भी किया कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराई गई, लेकिन जो मुज़ाकरात होने चाहिए थे, हुकूमत की तरफ से राब्ते होने चाहिए थे, आपका कहना है कि कोई राब्ता नहीं किया गया, क्या कहेंगे? होना तो ये चाहिए था कि स्ट्राइक हुकूमत राब्ता करती और कोई ना कोई रास्ता निकालती लोगों को इंसेंटिव देने का, रिलीफ देने का, लेकिन हुकूमत ने के बाद भी किसी किस्म का। अच्छा, शर्जील साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं। बिलाल साहब, क्या वजह है, क्या मतलब एक मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से सपोर्ट किया गया, लेकिन फिर भी किसी किस्म की कोई दाददरसी नज़र नहीं आती, क्यों? देखिए, जिस सियासी जमात की बात करते हैं तो सिर्फ जमात इस्लामी के अलावा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, मुख्तलिफ वफूद मिलते रहे हैं, महाजुर कौमी मूवमेंट के, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी बयानात रहनुमाओं ने दिए और उनका जी हम जैसे कि शकील गोपरानी साहब का एक वाकया हुआ जो के इलेक्ट्रिक के हमले पर जो सील हुआ था, उसके बाद उसको के इलेक्ट्रिक से पैचअप कराने में मुत्तहदा का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें कि मुत्तहदा ने के इलेक्ट्रिक और शजाल गोपरानी के एक बायमी तौर पे उनको एक मुफाहमत की तरगीब दी और FIR उन्होंने वापस लेने के कहा था कि हम FIR वापस ले, लेकिन ताहल FIR वापस नहीं हुई, जमानत भी अभी कंफर्म नहीं हुई है शजील गोपरानी की, वो अलग कहानी है। लेकिन ताजिर के हड़ताल के पीछे जो अगर थी तो सिर्फ सियासी जमात थी, जमात इस्लामी, जिससे 2 सितंबर। शर्जील साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, राब्ता आपसे मुनक़ता हो गया था, क्या कहेंगे सर? एक तो ये बिलाल साहब कहते हैं कि जी कोई और सियासी जमात आपके साथ नहीं थी सवाए जमात इस्लामी के, तो इन्होंने अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कराची तशरीफ लाए थे और फेडरेशन और चैम्बर के नुमाइंदों से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन उसमें भी कोई हमें नजर नहीं आया कि कोई इसे रिलीफ हमें मिलना जा रहा है। अब देखिए, एक तो अगर हुकूमत चाहे तो IPCs के साथ मुज़ाकरात करके आपके जो प्राइसेस हैं बिजली के उसको भी कम कर सकती है। साथ साथ हमने एडवाइस दी थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, कम से कम 300 और 400 यूनिट जिनके बिल आता है उनको कम से कम आप टैक्स में रिलीफ दे दें, टैक्स से इनको निकालें। साथ साथ जो है जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स दे रहे हैं लोग, उनको आप सोलर पैनल की तरकीब दें और उसके लिए इनको बेबलाशुदी कर दे, आसान हिसाब से देने शुरू करें, ताकि लोग जो है वो आपका एनर्जी सेक्टर के ऊपर लोड कम हो और लोगों को इंसेंटिव मिलना शुरू हो। लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आ रहा हुकूमत की बिल कि हुकूमत जो है इन किस्म के किसी मामला पे जाना चाह रही है या आवाम को रिलीफ देना चाह रही है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब जब जैसा कि आपने कहा है कि जी जो अब हुकूमत की जानिब से, अरबाब इख्तियार की जानिब से कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए, तो सर अब क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा, क्या समझते हैं? मतलब मज़ीद हड़तालें की जाएंगी, मज़ीद कोई मतलब शटर डाउन स्ट्राइक करके जो है वो या पहिया जाम करके हुकूमत पे दबाव डाला जाएगा, क्या करेंगे? देखिए, हमने थर्सडे को अपने वेडनेसडे या थर्सडे को अपना इजलास बुला रहे हैं और अब हम जा रहे हैं या तो अब वीक में 2-3 दिन स्ट्राइक की जाए या जो है गैर महीना कंटिन्यू स्ट्राइक की जाए या किसी और कोई और लाइन इख्तियार किया जाए। लेकिन इंशाल्लाह वेडनेसडे या थर्सडे को हम अपने मशावरत करके तमाम ताजिर हम इसके ऐलान देंगे कि हम आगे एहतियात के दायरा जो वसी कर रहे हैं उसको हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो सर इसमें और किसी मजीद सियासी जमात ने आपका साथ देने की बात की है? देखिए, हम सियासी जमात से हमारा रास्ता नहीं होता, लेकिन जिस तरह पिछली स्ट्राइक थी उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, सुन्नी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हमारी स्ट्राइक की जो कॉल को जो है सपोर्ट किया था। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आम आवाम और ताजिर अपनी स्ट्राइक खुद करें। ठीक है। और के इलेक्ट्रिक का जो मामला है वो एज इट इज चल रहा है, FIR अपनी जगह है, आपकी जमानत जो है बुरी जमानत वो आपके पास है, लेकिन उसके हवाले से भी जो मुज़ाकरात हुए थे वो हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं अभी। देखिए, मैंने आज 4 तारीख को वैंकूवर जाना था पाकिस्तान से लेके कनाडा के में हमारे मुज़ाकरात थे और आगे के हमारे जो है टिम्बर के कुछ मामला थे उनको तय होना था और कनेडियन ट्रेड कमिश्नर ने भी हमारे साथ जाना था, लेकिन क्योंकि मैं इंटरिम बेल पे हूँ तो इसलिए हमने अपना डेलीगेशन जो है वैंकूवर जाने वाला वो हमने कैंसिल कर दिया है। इस वक्त हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पे पूरी दुनिया की नुमाइंदगी होगी कनाडा में, बट पाकिस्तान की नुमाइंदगी कोई भी नहीं होगी। तो इसलिए क्योंकि मैं इंटरिम बेल पे हूँ तो मैं इंटरिम बेल पे सफर नहीं कर सकता, तो इसलिए पूरा डेलीगेशन हमने कैंसिल कर दिया है और मेरी आज ट्रेड कमिश्नर से बात हुई, वो भी नहीं जा रहे। तो अब मामला जो है वो 8 तारीख को मेरी दोबारा बेल के लिए जाऊँगा मैं
कोर्ट में क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर वो उस पर बेल कैंसिल हो गई तो 12 तारीख को ताजिकिस्तान के वजीर आजम आ रहे हैं, उनसे हमारी मुलाकात है इस्लामाबाद में और डेलीगेशन की। अगर उस पर बेल कंफर्म नहीं हुई तो फिर शायद वो डेलीगेशन के भी मुज़ाकरात कैंसिल हो जाएंगे और उसमें मैंने वजीर आजम पाकिस्तान में भी बैठना है मुज़ाकरात में। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शर्जील गोपलानी साहब, बिलाल हसन हमारे साथ मौजूद है, लेकिन नाज़रीन एक वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, इसके अलावा ताजरों के जो मसाइल हैं उनके हवाले से, ख़ास तौर पे जिस तरीके से बिजली का मसला हुआ, उसके बाद बिजली के नरखों में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, अशिया खुरनोश की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, हड़तालें भी हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी चूँकि हुकूमत का एक IMF से भी मुआहदा है और उसके तहत बहुत सी चीज़ों में इजाफा नागुज़ीर है, इसलिए ये तमाम चीज़ें अपनी जगह जारी हैं। नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि जो मिल्क रिटेलर्स हैं, जो कि एडिबल मिल्क रिटेलर्स हैं, उनकी जानिब से भी अब स्ट्राइक की कॉल दे दी गई। यानी आज से जो यानी होलसेल मिल्क कराची के जो रिटेल एसोसिएशन है उनकी जानिब से सेल बंद करने की बात की गई। अच्छा, आपको बताते चलें प्रोग्राम में हमारे साथ बिलाल हसन साहब मौजूद हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं। इसके अलावा वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया हुआ है शर्जील गोपलानी साहब ने, ताजिर रहनुमा हैं। और अब हमारा रब्ता कायम हुआ है अब्दुल हमीद गद्दी, ऑल कराची मिल्क रिटेलर एसोसिएशन से। उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल वही साहब, आपकी तरफ से ऐलान किया गया जी मतलब इसकी जो फरोख्त है दूध की रोक दी जाएगी। मुमकिन होता है सर एडिबल आइटम्स जो कि पैरिशेबल होते हैं, जो खराब हो जाते हैं? नहीं जी, रोक दी जाएगी नहीं, रोक दी गई है सुबह 11 बजे से। जी, सुबह 11 बजे से। मुमकिन होता है सर, ये मुमकिन है या नहीं है? इज इट पॉसिबल? मुमकिन है। अच्छा, क्योंकि ये हमारा इशू नहीं है, ये इशू है होलसेलर का, जो कि हमें जो महंगा दूध फराहम कर रहा है, तो महंगा लेके सस्ता हम नहीं बेच सकते, इसलिए हमने ये स्ट्राइक फाइल की है। लेकिन सर बात यह है कि ऐसा पैरिशेबल आइटम, गवाले या जो चीज़ें आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, उसके बाद ये चीज़ें अगर मार्केट में नहीं आएंगी तो जो लोग ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में तो नहीं ले सकते ना इस क्वांटिटी में। क्या करेंगे वो? फेंक देंगे, ज़ाया कर देंगे, क्या किया जाएगा? ये उनका मसला है जी, हमारा मसला नहीं है। हम तो अपने सारिफ के जवाब दे हैं, हम सारिफ से माजरत ख्वाह हैं। हमने पेश की माजरत इसलिए की कि हमारा और सारिफ का रिश्ता जन्म जन्म से है। जहाँ भी जब भी हम कारोबार शुरू करते हैं तो हमारा जो साथ होता है वो हमारा सारिफ होता है। अब सारिफ के हुकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है, अपने बच्चों को भी पालना है और मामलात को भी हल करना है। अब आप ही बताइए, ये मैं सवाल आपसे करता हूँ कि 214 से लेकर 220 रुपए में लेकर कैसे 220 रुपए में फरोख्त किया जाए? तो इस पे इस हवाले से आप कोई मुज़ाकरात हुकूमत से या और कोई बातचीत नहीं हुई? कोई ऐसा हल निकाला जाता है कि हड़ताल की तरफ ना जाते? एक रुझान बनता जा रहा है। अब मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से हड़तालें चलती रहीं तो ये तो और चीज़ों को अफेक्ट करेंगी लोगों की। देखिए सर, दूध का जो इस्तेमाल है वो उसमें शीरख्वार बच्चे भी शामिल हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसेंशियल आइटम माना जाता है, और इसमें इस किस्म की स्ट्राइक या ये बंदिश नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें इंतजामिया जिम्मेदार है। 1 जुलाई से 5 अगस्त तक 36 दिन के अंदर 20 लेटर हमारे कमिश्नर हाउस में मौजूद है। इसी हवाले से 3 लेटर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में मौजूद है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 घंटे 4 मरतबा मैं खुद वहाँ वेट करके आया हूँ। बोला बेटे जी अभी मिलते हैं, जब भी मिलते हैं। बोला जी साहब गए। 4 घंटे। जब कहीं सुनवाई नहीं होगी, मरता क्या ना करता, लोग अपने घरों की चीजें बेचकर ये बिल अदा कर रहे हैं। आजकल हालात आप देख रहे हैं, बिजली है, दूसरी चीजें हैं, उनको भी देना है। फिर महंगा लेकर सस्ता कब तक फरोख्त करें? तो 65 दिन हो गए। 65 दिन के अंदर हमारे रिटेलर्स की कस निकल गई है। अब उनके पास मजीद गुंजाइश नहीं है कि वो महंगा लेकर सस्ता फरोख्त कर सके। अब्दुल वही साहब, मुझे बताइएगा आज की अब इस बंदिश के बाद किसी ने कोई राब्ता किया आपसे? कोई ब्रेक थ्रू मिला आपको? कोई मुज़ाकरात? हम खुद गए थे कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने हमें रेफर किया कमिश्नर 1 को, उन्होंने रेफर किया DC मलीर को, वो सीट पर नहीं थे, फिर उन्होंने हमें रेफर किया असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी। अब वहां गए। अब सुबह 11 बजे से हम 7 बजे घर वापस आए हैं। अब बताइए और कौन सा दरवाजा हम खटखटाएं?
लेकिन कोई खातिर ख्वाह किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो पाए? कोई जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप लोगों की डिमांड क्या है? कितने रुपए आप चाहते हैं कि हमारा? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम देखिए रिटेल प्राइस आप क्या चाहते हैं, कितनी कर दी जाए? सर देखें, आवाम को भी ऑन रिकॉर्ड में ये बताना चाहता हूँ कि रेट से हमारा कतई को ताल्लुक नहीं होता। हम तो चाहेंगे दूध 100 रुपए बिके, 100 रुपए में बिकेगा जब भी हमको वही खर्चा नफा मिलना है, और जब 500 रुपए में फरोख्त करेंगे जब भी हमको वही मिलना है। हमारा इशू नहीं है, इशू है ये डेयरी फार्मर होलसेलर का। जब वहां से महंगा मिलेगा तो मजबूरन हमको भी महंगा मिलेगा, मगर हमारा मार्जिन तो हमें मिले ना जी। अब 214 से 220 रुपए में लेकर हम, आप बताइए क्या रेट में बेचे इस महंगाई के दौर में। अच्छा, तो सर अब अगर तो किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होता तो क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा आपकी जानिब से? ये स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक ये मामला हल नहीं होता। कल हम फिर सुबह जाएंगे 11 बजे, फिर रुजू करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अल्लाह करे ये मसला हल हो, हमारी दुआ है कि आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद रहेंगे। बिलाल हसन, क्या कहते हैं आप? ये मतलब इस पे आप काफी कवर भी करते रहे। कि मैं तो काफी अरसे से मतलब इन मामलों को देखता रहा हूँ, एसेंशियल आइटम्स को। बात ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो उसको कोई परवाह नहीं है, उसे कोई परवाह नहीं है कि अशिया ज़रूरिया जो है उसकी कीमतें क्या होनी चाहिए। और अशिया ज़रूरियत में सिर्फ यही नहीं है, आप देख लें दालें देख लें, आप चावल देख लें, आप चीनी देख लें, क्या सूरत हाल है। क्योंकि कमीशन कसूर किसका है? मुझे एक बात, हुकूमत का है टोटली। तो रेट बढ़ा देने चाहिए रिटेल के? नहीं ना, उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ तकरीबन 80% चीजें जो है ना वो इंपोर्ट होती हैं। डॉलर के रेट बढ़ते हैं, जब डॉलर के रेट बढ़ते हैं तो जो चीजें बाहर से मंगाई जाती हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जिस तरह के वो हर 15 दिन में, महीने में एक जायजा इजलास बुलाए और ये देखे। और दूध में कौन सी चीज इंपोर्ट हो रही है? इसमें इंपोर्ट जो होती है, जो हमने देखा और इनसे भी वही साहब भी बताएंगे कि जैसे मिसाल के ये जो खली लगाते हैं, ये जो आपके पाम ऑयल होता है, इसका पाम ऑयल का जो है फोक होता है, ये मंगवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि बाहर से आता है। इवन चना भी आपके यहाँ बाहर से आता है, आपके यहाँ दालें जो होती हैं वो बाहर से, ये सारी चीजें बाहर से आती हैं। तो इस पे जो इफेक्ट करता है डॉलर। अच्छा, भूसा मैंने खुद आगे देखा, भूसा जो आपके यहाँ पैदा होता है जिसको लूसन कहते हैं, वो लूसन एक्सपोर्ट हो रहा है। आप अपने मुल्क में जरूरियात को पूरा करने की बजाय आप उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब वो जब उनको भूसा महंगा मिलेगा तो दूध की कीमतें बढ़ेंगी। अच्छा, ये मैं लेकिन रिटेल प्राइस जो वो नहीं बढ़ाई जा रही। नहीं, देखिए रिटेल प्राइस देखिए ना, बात ये है कि डेयरी फार्मर्स है, होलसेलर और रिटेलर। सर आप मुझे ये बताएं, आम जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि क्या इसका हल तो ये हो सकता है कि रिटेल प्राइस इंक्रीज कर दी जाए? देखिए तो स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि इसको कितनी इंक्रीज कर दी जाए? डिमांड क्या है अब्दुल भाई साहब? मेरे ख्याल है कि इनकी डिमांड जो है वो मेरे ख्याल में 20 रुपए है, 240 रुपए कर 240 रुपए, जो मुझे पता चला है। अब्दुल भाई साहब, कितनी आप चाहते हैं कि प्राइस आपकी इंक्रीज कर दी जाए दूध की रिटेल? नहीं जी, हम इंक्रीज के बिल्कुल मुखालिफ हैं। हम नहीं चाहते कि दूध की कीमतें बढ़े। दूध की कीमतें बढ़ने से एक और इफेक्ट हमारे पर आता है कि हमारी सेल कम हो जाती है। इस वक्त ओवरऑल हमारी 25 से 30% सेल में कमी है महंगाई की वजह से। तो 25 से 30% जब हमारा दूध कम बिकेगा तो जाहिर हमें प्रॉफिट भी कम होगा। हम इसके हक में नहीं है। हम कहते हैं हल क्या है सर? हल क्या है मुझे ये बताएं, हुकूमत से क्या मुतालबा क्या है? हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हम ये कहते हैं कमिश्नर साहब जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, नई फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करें, तमाम स्टेक होल्डर को बिठाएं। जो हाई कोर्ट के 2007 के ऑर्डर के मुताबिक ये एक्सरसाइज होती है, उसके मुताबिक ये एक्सरसाइज करें, तमाम स्टेक होल्डर को बिठाएं और जो भी रेट निकलता है वो उसका नया नोटिफिकेशन जारी कर दें। इनकी जो मुताबिक है ना कि डेयरी फार्मर्स जो है वो डेयरी फार्मर अपने रेट को कम करें, डेयरी फार्मर अपना रेट कम करें। हाँ। और डेयरी फार्मर जब रेट कम करेंगे तो होलसेलर का रेट कम होगा, जब होलसेल रेट कम होगा तो इन्हें रिटेल पे ये चाह रहे हैं कि प्राइस यही रहे, लेकिन पीछे से माल मिलता है होलसेलर एंड डेयरी फार्मर अपने रेट को नीचे लेकर आए। होलसेलर, अच्छा जी सर, यही कहना चाह रहे हैं आपके? चाहे बिल्कुल, ये बिलाल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, इनका नजरिया ये है। आप ये नहीं, अच्छा ये नहीं चाहते। देखिए, रिटेलर नहीं चाहता कि वो विलन बने आवाम के तरफ कि रेट बढ़ा दिया और सेल गिर जाएगी। चाह रहे हैं कि रेट कम हो जाए, सप्लाई की रेट कम हो जाए, सप्लाई की रेट कम हो जाए ताकि ये 220 रुपए तक, 210 रुपए तक जो है वो बिके। लेकिन वही साहब, मैं बहुत माजरत के साथ वही भाई मैं आपको ये बताऊं कि 230 रुपए तक खुलेआम बिक रहा है दूध दुकानों में। ऐसा है नहीं कि 220 रुपए बिक रहा है, बिल्कुल 230 रुपए तक खुलेआम बिक रहा है। मैं इंटरप्ट करूंगा बिलाल को। मैंने मीडिया पे के मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात सफाई से, वजाहत से बयान की है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर महंगे इलाकों में, जो आम रिटेलर वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता या वहाँ किराया नहीं दे सकता, वहाँ होलसेलर्स और डेयरी फार्मर्स की अपनी दुकानें हैं।
तो उनको तो जाहिर है कि अपने रेट को चलाने के लिए वो अपने रेट पर दूध फरोख्त करेंगे। नहीं मौजूद भाई, लेकिन रिटेलर में भी सर, अच्छा गद्दी साहब, मेरे अपनी दुकान है, मैं एक गुलबर्ग में रहता हूँ। हाँ। और उस गुलबर्ग की पूरी हिस्से में मेरे ख्याल पे वहां पर होलसेलर्स की दुकानें नहीं है, आम रिटेल की दुकान है, मैं खुद खरीदता हूँ 230 रुपए में। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा शर्जील गोपलानी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एक ट्रेंड बनता जा रहा है हड़तालों का, इन चीजों क्या समझते हैं सर? ये मतलब पहले कभी कभी ऐसा हुआ करता था, अब तो 2 दिन 3 दिन की स्ट्राइक, अब ये इन लोगों की यानी रिटेलर्स की स्ट्राइक आ गई, मिल्क रिटेलर्स की, इसके बाद और भी लोग खड़े हो जाएंगे, क्या देख रहे हैं सर? भैया असल में स्टेट जहाँ पे वीक हो रही है ना, वहाँ पे फिर वहाँ पे ये पहली कॉल पे स्टेट होल्डर्स को बिठा के जो मामला है इसको हल किया जाता। अभी जिस तरीके से हम महंगाई की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसला आ रहा है, तो इसके कोई ना कोई विकल्प तो निकालना पड़ेगा, ये कोई सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हुकूमत ये समझ रही है कि सब चल रहा है तो सब अब चलने की पोजीशन नहीं है। अच्छा सर, बिलाल हसन का ये भी कहना है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपका साथ नहीं देता, ये बात दुरुस्त है? यानी एफपीसीसीआई या चेंबर जो है वो आपका साथ नहीं देती, ये बात दुरुस्त है? आपने अभी नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा कराए हैं चेंबर के लिए। जी बिल्कुल, देखिए चेंबर बेसिकली स्टेक होल्डर है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो कॉटेज इंडस्ट्री और शटर पावर को समझता भी नहीं है, और ना वो कभी रिप्रेजेंट करता है शटर पावर को या किसी और मामला में। अब देखें ना, ये दूध का मामला हो या कोई और चीज हो, ये तो चेंबर का काम है कि अरबाब इख्तियार तक पहुंचे, क्योंकि एक कॉल पे वजीर आजम उनके साथ दस्तियाब है, सदर पाकिस्तान उनको दस्तियाब है, तमाम कमिश्नर उनके एक कॉल पे दस्तियाब है। तो ये तो चेंबर्स का काम है कि ये सारे मामला को वक्त से पहले हुकूमत को आगाही दे और इन मामला का सदेबाप कर रहा है कि महंगाई नहीं हो, जहां जहां कंट्रोल करना हो उसकी जो सिफारिश आता हो, ये तो चेंबर का काम है। चेंबर हमारी इस चीज पे बिल्कुल फेल है और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं शटर पावर इस दफा इलेक्शन में जाके कोशिश करेंगे चेंबर में हम अपने जो है नुमाइंदगी पहुंचा सकें। ठीक है। अच्छा बिलाल हसन साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जबकि ये एक तरफ ही रिटेलर्स का मसला चल रहा है, समझते हैं हल हो जाएगा? मेरा तो जाती रहे कि इस पे हल हो सकता है, और मेरा ख्याल है कि शायद गद्दी साहब अभी लाइन पे मौजूद भी है। आज से 2 दिन कबल जो है शाकिर उमर साहब की तरफ से एक रिलीज आई थी, कि इसमें सबसे बड़ा जो होलसेलर्स में डॉन है वो हाजी अख्तर है। हाजी अख्तर साहब जो है वो ही रेट खोलते हैं, वही रेट बंद करते हैं। तो उमर शाकिर साहब की एक रिलीज आई थी कि उन्होंने पुराने रेट जो होलसेलर्स को दे रहे थे डेयरी फार्मर्स, उसको बहाल कर दिया है। तो उसके बाद तो ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं गद्दी साहब? मेरे ख्याल में गद्दी साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि लेटर अब्दुल वहीद गद्दी साहब मौजूद हैं सर, आप क्या कहते हैं? जी नहीं, जो बिलाल जो बात कह रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। देखें, दूध के रेट में 20 रुपए का इजाफा 1 जुलाई को किया गया, ठीक है। अब वो बकौल उनके वो कहते हैं कि आप हमसे अगस्त में 260 रुपए कम करके दे दें, यानी कि मन पर ये 10 रुपए ले लेते हैं, बोला अगस्त में आप हमें 10 रुपए कम दे दें और सितंबर से फिर कंटिन्यू वही 20 रुपए बढ़ा कर दें, जो कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। 1 जुलाई का वजन पहले ही मौजूद है, फिर सितंबर से वो रेट देना जो हम फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम उसको फरोख्त करने की कोशिश करते हैं तो इंतजामिया डंडा मारती है, ऊपर से आवाम की कुव्वत खरीद नहीं है, हमारी सेल में कमी होती है, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमने उसको ये जो अगस्त के महीने की वो बात कर रहे हैं जिसको बिलाल निशानदही कर रहा है, जो कि शाकिर साहब ने ट्विटर अकाउंट पे भी डाला है, ये इससे हम मुतमईन नहीं है, ये हमारे मसले का हल नहीं है। नहीं, कि 30 दिन मसले का हल नहीं है। आप मुतमईन हो या ना हो, लेकिन वो अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल ये है कि इसका कोई ना कोई तो हल निकलेगा, या तो आपको 20 रुपए 10 रुपए बढ़ा दें वो कमीशन। सर जी वो उसकी बात कर रहे हैं जो महीना गुजर चुका। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जो इस महीना चल रहा है। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, करंट की बात कर रहा हूँ। अभी नहीं कर रहे हैं ना, अभी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मतलब किसी किस्म का कोई, यानी आप पिछले उससे जाना चाह रहे हैं कि जी पहले का जो हुआ है उसको भी बेहतर किया जाए? जी बिल्कुल। हम 8 जून की हम जून के महीने पर आना चाह रहे हैं, जो जून में रेट थे उस पर आना चाह रहे हैं। अच्छा, आप चाह रहे हैं वो उस रेट पे लेके। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है वहीद गद्दी साहब, कि आप ये देखें ना कि डेयरी फार्मर्स के भी तो अपने मसाइल होंगे ना, डेयरी फार्मर्स के भी तो अपने मसाइल होंगे जिसकी वजह से वो कुछ हो रहा है। तो ये तो अपने मसाइल है ना। हाँ, आपके भी मसाइल है, उनके भी मसाइल है। माजी में आप लोग मिलके चलते रहे, माजी में आप लोग मिलके चलते रहे। ये पहला मौका मैंने देखा है कि रिटेलर्स ने बगावत की है होलसेलर और डेयरी फार्मर्स के खिलाफ। सर जी, हम हमेशा नोट करते रहे कमिश्नर हाउस को, हमारी सुनवाई नहीं होती। चलें ठीक है। अब्दुल वहीद गद्दी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद थे। शर्जील गोपलानी साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या समझते हैं क्या लाएमल होगा
किस तरीके से इस मसले को हल किया जाएगा, खासतौर पे बिजली के मसले को जो टिम्बर मार्केट में चल रहा है? देखिए, बिजली का मसला तो अभी जो है इसको हल करना पड़ेगा और सबसे बड़ा मसला है बिजली का, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इस पर जो है सेल का जी की वजह से इनको आगे सेल पड़ती होती है और आगे सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल। अच्छा, ठीक है शरील गुबलानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे गुलशन हदीद में वाक़ स्कूल में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उस हवाले से बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, अब करने जा रहे हैं एक अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़े के हवाले से, जो कि गुलशन हदीद में वाक़ एक निजी स्कूल में पेश आया, जो कि अनरजिस्टर्ड स्कूल। और जिस तरह से हमने पहले देखा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी जगहों पे कुछ वीडियो फुटेजेस जो हैं वो लीक हुई थी, जिसका स्कैंडल बना, उसके बाद उसी तरीके का एक वाक़या अब कराची के इस स्कूल में पेश आया, जिसमें तकरीबन 20 से 25 वीडियोस लीक हुई। ब्लैकमेल किसे किया जा रहा था, असातिज़ा को, तालिब इल्मों को। बड़े अफसोस की बात है। और इस हवाले से न सिर्फ गवर्नर सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया, वज़ीर आला की जानिब से, IG की जानिब से, इन तमाम लोगों की जानिब से नोटिस लिया गया। यानी एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, उन्होंने भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए एक कमेटी कायम की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राफिया मल्ला साहिबा, जो कि एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की। उन्हें हम खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी राफिया साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे बताइएगा, ये जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, बड़ा अफसोस होता है इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये मंजर आम पे आते हैं, वीडियोस वगैरह, ये चीज़ें इस तरीके से लीक होना, क्या कहेंगे आप? ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत जो थे वो इंसिडेंट थे। और आप यकीन करें, बहैसियत मजमूई एक कौम, मेरा तो मैं समझती हूँ कि शर्म से गर्दन झुक गई है कि हम अपनी बच्चियों को किन भेड़ियों के हवाले कर रहे हैं। क्योंकि जब हम स्कूल की रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमारा फोकस जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्वालिफिकेशन होती है, फीस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ सीरियसली कि अब इंस्पेक्शन कमेटी में हमें साइकाट्रिस्ट जो है वो भी अपॉइंट करने चाहिए, जो इनका नफ्सियाती मुताला करें कि ये क्या मेंटलिटी रखते हैं जो स्कूल खोल रहे हैं, जो पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि इतनी मुकद्दस और सिक्योर जगह पे ऐसा वाकया होना, आपने कहा शुरू में, मैं आपका इंट्रो सुन रही थी कि IG ने नोटिस लिया, CM ने लिया, मिनिस्टर ने लिया, हम सब ने लिया। ये तो पूरी कौम को हिलाने वाला है ना, कि भाई आप देखें कि जहां हमारी बहनें, माएँ, बेटियां जाती हैं और हम सोचते हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पायमाल नहीं होगा, कभी हम सोच नहीं सकते। वहां पे इस किस्म का वाकया जो है, अब इससे हम क्या कहें कि क्या फ्रस्ट्रेशन है इसमें, क्या उनको ऐसी लज्जत आती है ऐसा घटिया और गलीज क्राइम करने में। तो बहुत अफसोसनाक बात है। मैं तो अभी भी मेंटली बहुत स्ट्रेस में हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा रफिया साहबा कि ये बगैर रजिस्ट्रेशन के स्कूल्स किस तरह चल जाते हैं? क्योंकि पता चला रजिस्ट्रेशन नहीं थी स्कूल की, अनरजिस्टर्ड स्कूल था। जी बिल्कुल, ये रिसेंटली 5-6 माह पहले ही ये स्कूल खुला है और ये अनरजिस्टर्ड था। आपने देखा है, हम तो बहुत प्रोएक्टिव चलते हैं अपनी सर्कुलर्स के हवाले से, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वेबसाइट्स हैं और फेसबुक हैं हमारे, इतने एक्टिव हैं। बार बार हम कहते हैं कि आप स्कूल रजिस्टर कराएं, क्योंकि पर डे पेनल्टी है 5000। और मैं आपको बताती हूँ 50 से 55 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने पेनल्टी पे की है रूल 8 के तहत, क्योंकि वो पर डे पेनल्टी है अनरजिस्टर्ड स्कूल चलाने पे। उसके बावजूद भी हमने जो अभी सेंसस किया है तो उसमें 595 स्कूल जो है वो अनरजिस्टर्ड हैं और 248 वो हैं जो रजिस्ट्रेशन पे बैन की वजह से हमारे पास अंडर प्रोसेस है। तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अपने बच्चे जो हैं बोर्ड में किसी और स्कूल के
थ्रू जो है वो इनरोल कराते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन से बरी समझते हैं अपने आप को, जो बरी नहीं है वो इलीगल है और उसकी हैवी पेनल्टी है। और कुछ जो छोटे स्कूल होते हैं जैसे एलिमेंट्री हैं या आप समझें कि ये नर्सरी टाइप है, तो वो सोचते हैं कि हमें ऐसे ही लाइसेंस मिला हुआ है और हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा आप सबके टीवी चैनल्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अखबार में इश्तिहारों के थ्रू हम उनको बारहा कह चुके हैं कि आप हमसे रजिस्टर्ड हो, तो उस पर पेनल्टी तो है अपनी जगह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या कार्रवाई की जाएगी? अब क्या स्कूल का रजिस्ट्रेशन तो पहले ही मौजूद नहीं है, तो आप फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी जो आपने बनाई है, सवाल समझ गई, इसमें आपका मैं सवाल समझ गई। हमारी कमेटी एक तो पेनल्टी इम्पोज करेगी अनरजिस्टर्ड की, और दूसरा उसके साथ साथ मिनिस्टर एजुकेशन साहिबा ने हमें हिदायत दी है, मैडम राना हुसैन ने, और उसकी हिदायत को मद्देनजर रखते हुए हमने कंसर्न डीसी को भी खत लिखा है कि स्कूल को सील किया जाए और तफसीली जो है वो भी इंक्वायरी करें। अच्छा, तो उसके बाद पेनल्टी वगैरह इम्पोज की जाएगी और पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, और स्कूल को जो हमने रिकमेंड खत पहले ही अर्साल किया है कि आप इसकी रजिस्टर को सील करें इदारे को, क्योंकि ये इदारा। अच्छा मैडम, कोई आपकी जानिब से कोई कंप्लेन नंबर, कोई ऐसी चीज है कि आम लोग अगर कोई बेकायदगी देखें स्कूल में तो वो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल तक अपनी आवाज पहुंचा सके? बुलंद हमारे जो डायरेक्टोरेट की वेबसाइट है ना, जी जी, वो हमारा पोर्टल वहाँ बना हुआ है डायरेक्टर प्राइड इंस्टीट्यूशन वेबसाइट पे, और जो हमारा ऑफिशियल डायरेक्टर प्राइड इंस्टीट्यूशन का फेसबुक पेज है उस पर भी कंप्लेंट का जो है वो पोर्टल बना हुआ है। साथ में हम तमाम अफसरान के मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे हैं और वो 24 घंटे ही अवेलेबल होते हैं, और बाज़ाब्ता हमारे पास कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड होते हैं, वो बेस कंप्लेन की बनी हुई है और लोगों को ये पता भी है। लेकिन जो पर्टिकुलरली अगेन मैं इस वाक़े की तरफ आऊं, तो आपने कहा ना स्कूल की रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल है, अब आप क्या करेंगी, ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है, तो हम पूरा इसको वेरीफाई करेंगे। जो आसपास के घर हैं, जो बच्चियां हैं, जो टीचर्स हैं, जो अदर स्कूल ओनर्स हैं, उनसे सबसे हम ये बयान भी लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि पता चले कि ऐसा कब से क्यों हो रहा था, इस शख्स की क्या मेंटल अप्रोच थी। और आइंदा ये भी आपको बताऊं कि हम इस चीज का भी ख्याल रखेंगे स्कूल रजिस्ट्रेशन में कि मालिक क्या है, क्या करता है, बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन का है या नहीं है, और उसका चाल चलन कैसा है। अब तो ये सब चीजें जैसे रिश्ता लेने से पहले हमें देखनी पड़ती है, अब यहाँ पे भी हम इस तरह ही देखेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, राफिया जावेद मल्ला, एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, हमारे साथ मौजूद थी। बिलाल साहब, क्या कहते हैं सर ये इस किस्म के वाक़यात? मुझे मौका दिया कि इस मामले में मैं कुछ बोल लूँ। जी जी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस ये कहूँगा कि क्या स्कूल वालों ने इतनी फीसें बढ़ाते हैं, लोग चीखते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्या करते हैं, मिनिस्ट्री क्या करती है, कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मीडिया में जब तक खबरें चलती रहेंगी, ये थोड़ा हॉट रहेगा। इसके अलावा पहले भी कानून भी तो अपना रास्ता लेगा सर, इस किस्म की चीज़ों पे सबूत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, तमाम चीज़ें। आप चलिए जी भावलपुर का ले लें, इस्लामी यूनिवर्सिटी का ले लें, क्या हुआ? जब तक मीडिया पे चलता रहता है वो चीज़ें गर्म रहती हैं, फिर एक कमेटी बनेगी, फिर डीएनए होगा, फलां होगा, ये वो, कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। आप समझते हैं कंप्लेनेंट्स भी सामने नहीं आएंगे? कुछ भी नहीं होगा। और भी सामने नहीं, मेरा अपना दादी रहा है कि ये इरफान साहब जो गिरफ्तार हुए हैं, इनको तो मुस्तकिल बैन लगाने चाहिए कि कभी कोई एजुकेशन सेंटर नहीं खोल सकते ये, ना कभी ये कोई एजुकेशन से मुतालिक या जो खातीन का इन्वॉल्वमेंट हो वहाँ ये कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलें। कुछ भी नहीं होगा सर, जब तक मीडिया पे हाइक है उस वक्त चलेगा। अब अदालतें तो आप नहीं समझती हैरेसमेंट पे? मेरा अपना जाती राय है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ, ये दो महकमे जो हैं जिसमें इतना करप्शन है, ठीक, जितना करप्शन वो ना तौर पे सर, ये एक एजुकेशन कोई हाथमी तौर पे तो नहीं कह सकते। खैर बहरहाल जो बात करते हैं मीडिया में बैठ के मुबैना तौर पे, मुबैना तौर पे, हाँ मुबैना तौर पे, लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हल कुछ भी नहीं होता। देखिए ये चीजें जो होती हैं वक्फे से, आप सोचते हैं इससे सजाएं जब तक नहीं मिलेंगी, सजाएं नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक कुछ कोई हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।